So, welcome back to my channel, all my dear friends, students. So, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये हमारे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है कि कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स। तो हम लोग बिल्कुल आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे आम जीवन में जो कुछ भी हमारे यूज़फुल हो, जो चीज़ भी हमारे लिए सुविधाजनक यानी हमारा लाइफ को जो आसान बना देता हो, वो सारा चीज़ जिसके बदौलत हम अपने जीवन को आसान बनाते हैं, वो सारा चीज़ क्या है? रिसोर्सेज है। जैसे अभी मैं इस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस बुक को पढ़ रहा हूँ। इट मीन्स कि ये जो मोबाइल है वो भी एक रिसोर्स है, ये जो बुक है वो भी एक रिसोर्स है जो हमारे जीवन को आसान बना रहा है, बेहतर बना रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी हमारे इन्वायरमेंट में वो सारा चीज़ जो हमारे नीड्स जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको पूरा कर रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज का नाम देते हैं। ठीक है। प्रोवाइडेड यहाँ पे यूज़ किया गया है किस लिए? इसका हिंदी होता है बशर्ते। ठीक है। प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ऐसा इसलिए इसमें लिखा गया है, अगर कोई रिसोर्स तो है लेकिन वो इकोनॉमिकली फीजिबल ना हो तो इसका मतलब ये है कि अगर रिसोर्स कुछ है ऐसा तो वो हमारे बजट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको निकालने में ही, उसका खुदाई करने में ही इतना ज़्यादा पैसा खर्च आ जाए कि उसको कोई खरीद ही ना पाए। जैसे कि अगर एग्जांपल अगर हम लेते हैं आयरन का, आयरन ओर का, तो आयरन ओर इजीली हम लोग बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं निकाल लेते हैं, जिसके वजह से हमारे पास वो कह सकते हैं कि आसानी से हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण हम लोग उसको परचेज कर पाते हैं, जो कि हमारे बजट में होता है। लेकिन हर कोई यूँ कह ले कि ये जो चांदी होता है यानी ये सिल्वर, वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत गुड कंडक्टर माना जाता है, तो हर कोई उसको वायर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि उसका जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ऐसा है कि जो हमारा कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वो ढल सके, जो हमारा मान्यता है उसके अकॉर्डिंग फिट हो सके। ऐसा ना हो कि कहीं पे वो चीज़ मिल रहा हो, कोई ऐसा रिसोर्स हो जो मिल रहा हो कहीं पे और उसको खुदाई करने के लिए बहुत सारे बस्तियों को हटाना पड़े, बहुत सारा हमारा जो वहाँ के लोग हैं या फिर और भी कई ऐसे चीज़ें जिनको हमको डिस्टर्ब करना पड़े, तो वो चीज़ गलत होगा। तो इसलिए यहाँ पे कल्चरली भी एक्सेप्टेंस का बात किया गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ दिया गया है: फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। और तीनों के बीच में क्या दिया गया है? ह्यूमन बींग्स को दिया गया है। तो कह सकते हैं हम लोग जो रिसोर्स है उसको किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, पहले उसका क्या किया जाता है? पहले उसका एस्टिमेशन निकाला जाता है कि वो कितने लेवल में है, कितना है और उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी का बात किया गया है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट यानी नेचर, प्रकृति से ही हम लोग को क्या मिलता है? ये जितने भी रिसोर्सेज हैं हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी, वो जो टेक्नोलॉजी अगर मान लिया जाए कि धरती के अंदर कोई रिसोर्स है तो उसको निकालने के लिए हम लोग के पास वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो उसके तक हमारा पहुंच नहीं हो सकता है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ता है। और तीसरा जो है इंस्टीट्यूशंस, तो उसके लिए एक संस्थागत हम लोगों को एक डेवलपमेंट करना होता है। जब तक कोई संस्था उसके रिगार्डिंग नहीं बनाया जाएगा तो उसको कैसे कोई निकाल पाएगा। तो इस वजह से एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो इंस्टीट्यूशंस वो सारे चीज़ को देख रेख करती है, वहाँ से खुदाई करवाती है और फिर बड़े बड़े कंपनी उसको भेजा जाता है
तब यहाँ पे वर्क आता है ह्यूमन बींग्स का। हर जगह ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं, इस वजह से ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इसलिए ये 3 एरो दिखाया गया। हर जगह ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे है ही इन्वॉल्वमेंट। सो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे रिसोर्सेज का कुछ चार्ट दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। The process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institution। तो मैंने डिस्कस किया अभी। Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate the economic development। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, एक्सीलरेट का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर कोई संसाधन है यानी रिसोर्स है, तो उसको किस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम बात करते हैं अमेरिका का, चाइना का, तो ये लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जिसके वजह से ये अपने संसाधनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे करने का ज़रूरत है। अगर हमारे यहाँ मान लीजिए कि बॉक्साइट है, आयरन ओर है, तो वो हमारे यहाँ अवेलेबल तो है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं है जिसके वजह से हम उसको अच्छे से निकाल सके, उसका हम लोग इस्तेमाल कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी का होना, अच्छे टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर हमारे यहाँ अच्छे से उसको अगर निकाला जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, तो जो हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो हम अपने मज़दूरों को अच्छा पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट वाला जो खर्च है वो बच जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। Do you think that resources are free gifts of nature as is assumed by many? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फ्री गिफ्ट बिल्कुल नहीं है। इसे हम लोगों को लेना पड़ता है, निकालना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे ही अवेलेबल नहीं है। भगवान जी आके आपको ऐसे ही नहीं दे दे रहे हैं कि ले लो बेटा गिफ्ट है। तो उसको टेक्नोलॉजी वाइज, इंस्टीट्यूशंस वाइज, ये सारा चीज़ इंसान को करना पड़ता है। गिफ्ट के तौर पे तो बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं एफर्ट का ज़रूरत होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। These resources can be classified into following in the following ways। फर्स्ट है यहाँ पे on the basis of origin, यानी अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। कैसे? पहला है on the basis of origin, यानी origin यानी इसका उत्पत्ति किस आधार पे है? बायोटिक और एबायोटिक। बायो का मतलब ही होता है जीवन, जीव, यानी वो सारे चीज़ हमारे लिए रिसोर्सेज हैं जो बायोटिक हैं, यानी जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे भी रिसोर्सेज है। उसके बाद है एबायोटिक, यानी वैसे चीज़ जो कि जिनमें सांस नहीं है, जीव नहीं है। तो वैसे में आ जाएंगे जितने भी हमारे जैसे मेटल हैं और रॉक्स हैं, ये सब आ जाएंगे। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी ऐसे रिसोर्सेस जिनका एक समय तक ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाने वाले हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, जिसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें हम लोग पेट्रोलियम है उसको एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं। तो नॉन रिन्यूएबल का बेस्ट एग्जांपल हमारे यहाँ क्या हो सकता है? रेन वाटर हो सकता है। वाटर है जो कि बार बार रिसाइकल होते रहता है। तो ऐसा चीज़ जो ख़त्म ना हो, चलता ही रहे, साइकिल उसका बना ही रहे, उसको नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो बहुत सालों बाद जिसका निर्माण होता हो, उसको नॉन रिन्यूएबल फिर कहा जाता है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स जो हजार साल दबने के बाद, कहीं मलबा जब दबता है पूरा धरती के अंदर, जब वो पूरा दबा हुआ रहता है, तब उसको फिर एक्सेस किया जाता है और निकाला जाता है। दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। ओके फ्रेंड्स, so let's come to the next C
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब यहाँ पे ओनरशिप किसका मालिकाना हक क्या है उसका बात किया जा रहा है। तो एक इंडिविजुअल होता है, जैसे मैं अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ मोबाइल, तो ये मेरा इंडिविजुअल क्या है, रिसोर्स है। सेकेंड है कम्युनिटी, जो पूरे समाज का जिसके ऊपर अधिकार हो वो होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे कि अगर शहर में जाएं हम लोग तो पार्क है, अगर गांव में हम चले जाएं तो चारागाह है, ठीक है। इस तरीके का एग्जाम्पल हम लोगों का क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप का एग्जाम्पल होता है। नेशनल का अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय बहुत सारे उद्यान होते हैं, जैसे रेल है, तो ये सब क्या है, हमारे देश के राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो राष्ट्र का है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल वो जैसे हम लोग को पता है कि लगभग 200 नॉटिकल माइल तक ही किसी देश का समुद्री सीमा होता है, उसके बाद वो इंटरनेशनल बाउंड्री कहलाता है। तो उसके बाद कोई भी कंट्री, यानी 200 नॉटिकल माइल के बाद कोई भी कंट्री कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है, डेट इज़ कॉल्ड। उसके बाद वाला जो बाउंड्री है वो इंटरनेशनल हो जाता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल बेसिस पे हो गया। ओके फ्रेंड्स, डी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो इसको हम एक एक करके अभी समझते हैं। पोटेंशियल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देखेंगे। यहाँ पे डिस्कस किया गया है एक एक करके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, ए बायोटिक। तो ये फ्रेंड्स बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बायोटिक का। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना, यानी जो भी जीव हैं वो सारे, जैसे फिशरीज है यानी मछली पालन, लाइव स्टॉक यानी पशुधन, पशु को पालने वाले, पशुपालन जो होता है उसके बारे में बताया गया। ये सब क्या है, हमारे बायोटिक रिसोर्सेज है। नेक्स्ट है एबायोटिक रिसोर्सेज। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज, यानी जिसमें कोई जीव नहीं हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे रॉक्स एंड मेटल्स, ठीक है। तो बहुत चट्टान भी होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, मेटल्स में भी होते हैं बहुत सारे चीज़, कॉपर, सिल्वर, ये सब मेटल्स में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रीप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, यानी जिसको फिर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, यानी ये जो सूरज है ये तो लाखों लाख साल तक टिकने वाला है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल है, आज आ रहा है फिर कल भी आएगा और ये फिर लगातार आते ही रहेगा, यानी ये ख़त्म होने वाला नहीं है, इसीलिए इसको क्या हम बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके फ्रेंड, विंड एनर्जी भी वही है, हवा तो फिर बंद होने वाला नहीं है, वाटर भी है, फॉरेस्ट है एंड वाइल्ड लाइफ है। तो वो ये ऐसे चीज़ हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे अपने ही तरीके के जीव को फिर से ला देते हैं। फॉरेस्ट में देखते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं अपने ही तरीके के पेड़ पौधे को फिर से वो ला देते हैं। वाइल्ड लाइफ में भी वही होता है, जो उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम है उससे उनका एग्जिस्टेंस बना रहता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। फिगर में देखना है आपको, मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, यानी इसको काफ़ी लंबा समय लगता है फिर से प्राप्त करने के लिए। जैसे मैंने बताया था फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। तो इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल, यानी इसको लगातार हम लोग नहीं प्राप्त। अब इसमें हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो आपका अपना है, व्यक्तिगत है, पर्सनल है, जैसे कि आपका कार, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, ये सारा चीज़ आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएगा। जैसे आपका बागीचा है, गार्डन है, वो सारा चीज़ आपका इंडिविजुअल जो आपके नाम से है।
ये सारे चीज़ों को हम लोग किस चीज़ में रखेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज में रखेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ऐसा रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के लिए हो, यानी जिस पे पूरा समाज का हक हो, कम्युनिटी का हक हो। जैसे कि विलेज कॉमन्स यानी ग्रेजिंग ग्राउंड्स जो होता है, दफनाने के लिए जो ग्राउंड्स होता है, विलेज में जो पॉन्ड्स होते हैं, ये सारे चीज़ कॉमन होते हैं, इसीलिए इसको कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज के अंतर्गत रखा जाता है। शहरों में देखेंगे तो पब्लिक पार्क्स है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, तो जितने भी बड़े शहर है वहाँ पे आपको ये आसानी से दिखाई दे देंगे। तो वो सारे क्या है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे प्लेग्राउंड्स भी आएंगे उसमें, अर्बन एरियाज में जो होते हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेशनल रिसोर्सेज में वो सारा चीज़ जो हमारे राष्ट्रीय हित के अंतर्गत आता, राष्ट्र नेशनलाइज्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, ऐसे तो इसमें कहा गया है कि तकनीकी रूप से तो जितने भी रिसोर्सेज सारे राष्ट्र के ही नाम से, लेकिन इसको क्या, तब वो फिर इकोनॉमिक जोन में आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है इस बॉक्स में, उसको समझेंगे हम लोग। डू यू नो में, डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट to mine manganese nodules from the bed of in the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone. Identify some other resources which are international in nature. तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जो सीमा है, जो 22.2 किलोमीटर का जो एरिया है, उसके बियॉन्ड भी जाके हम लोग मैग्नीज को निकाल सकते हैं। ऐसा हम लोगों को परमिशन मिला हुआ है, अपने देश को ये परमिशन मिला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो मैंने बताया था कि पोटेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, और इसके लिए मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया है, वो आप चेकआउट कर लेंगे, इसी चैनल के नाम से है। तो ये सारा चीज़ मैं एक वीडियो के अंतर्गत कवर करूँगा, तो क्योंकि ये अगर एक साथ में सारा चीज़ लेकर चलूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप लोगों को भी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। सो गाइस, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक, रिजर्व्स, ये सारा जो छोटा छोटा जो टॉपिक्स है, इसको हम एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आ रहा हो टॉपिक सारे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।